इस कहानी की शुरुआत में हम गिहुन को देखते हैं जिसने स्क्विड गेम में 45 बिलियन चाइनीज वॉन जीते, पर उनका इस्तेमाल ऐशो आराम की जिंदगी के लिए नहीं किया क्योंकि वो पैसा लोगों के खून से सना हुआ था। गिहुन को पता चला कि स्क्विड गेम अभी भी चल रहा है और उसने डिसाइड किया कि वो और बेगुनाह लोगों को इसमें फंसने नहीं देगा और स्क्विड गेम का राज दुनिया के सामने लाकर रहेगा। इसीलिए वो अपनी बेटी से मिलने के बजाय वापस लौटने लगता है। तभी उसे फ्रंटमैन का कॉल आता है कि तुम्हें अपनी बेटी के पास लौट जाना चाहिए था, पर जल्दी तुम्हें इसका अफसोस होगा। गिहुन समझ गया कि जरूर फ्रंटमैन ने उसके अंदर ट्रैकर लगाया जिससे वो उसे ट्रैक कर रहे हैं। इसीलिए वो एक मॉल से कटर खरीदता है और बाथरूम में आ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके कान के पीछे एक ट्रैकर है। इसीलिए वो उसे काट कर बाहर निकाल लेता है। फिर हम जुनो को देखते हैं जो फ्रंटमैन के गोली मारने के बाद कोमा में चला गया था, पर अब उसे होश आ जाता है। उसे होश में देखकर उसकी माँ काफी खुश होती है। अब हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जुनहो मेजर क्राइम छोड़कर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बन चुका था और चालान काटने का काम किया करता है, पर उसका चीफ कहता है कि वो मेजर क्राइम वापस ज्वाइन कर ले और वो स्क्विड गेम वाले आइलैंड का पता लगाए। इसीलिए वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम जिस मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में बात कर रहे हो वो सब सच है, पर बिना किसी सबूत के मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसने तुम्हें गोली मारी थी? यह सुनकर उसे अपने भाई इन्हो यानी फ्रंटमैन की याद आती है, पर वो चीफ को उसके बारे में कुछ नहीं बताता। अगले दिन जुनहो आइलैंड को ढूंढने के लिए कैप्टन के ओशन में चला जाता है क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से लगातार स्क्विड गेम आइलैंड की तलाश कर रहा था। पूरे दिन ढूंढने पर भी उसे आइलैंड का कोई पता नहीं चला और रात को बारिश शुरू हो जाती है। कैप्टन कहते हैं कि अच्छा होता अगर उस वक्त मैं तुम्हें समुद्र से बाहर ना निकालता और तुम मर जाते, ताकि आज मुझे पागलों की तरह उस मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढना नहीं पड़ता। जिस आइलैंड पर तुम मुझे मिले थे वहाँ सैकड़ों आइलैंड है, कोई भी नहीं बता सकता कि तुम किस आइलैंड से बहकर आए थे। बेहतर होगा कि तुम उस आइलैंड को ढूंढना बंद कर दो। जुनो कहता है कि आप ठीक कह रहे हो, मुझे खुद उस आइलैंड के बारे में कुछ नहीं पता, तो आखिर कोई दूसरा उस आइलैंड को कैसे ढूंढ पाएगा। इसीलिए अब हम उस आइलैंड की खोज बंद कर देते हैं। आपने मेरी जान बचाई और मेरी इतनी मदद की, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। दूसरी तरफ गिहुन पिंक मोटेल नाम के होटल को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है और सीसीटीवी की मदद से पूरे होटल पर नजर रखता है। रात को उसे एक बुरा सपना आता है जिसमें फ्रंटमैन सी ब्योक और सांगवू के कटे हुए सिर लेकर पिंक मोटेल में आता है। उसे देखकर गिहुन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी गन से उसे शूट करने लगता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। कुछ वक्त बाद मिस्टर किम उसे मिलने के लिए वहाँ आता है। वो बताता है कि हम पिछले 2 सालों से उस सूट वाले आदमी को सबवे स्टेशन पर ढूंढ रहे हैं, पर हमें उसका कोई पता नहीं चला। मुझे लगता है कि उसे हमारे बारे में पता चल गया, जिस वजह से वो कहीं छिप गया होगा। गिहुन कहता है कि तुम और ज्यादा लोगों को बुला लो, तुम्हें हर एक ट्रेन को चेक करना होगा। अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें 1 बिलियन वॉन दूंगा। ये कहकर उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग देता है जिसमें किम खुश हो जाता है और अपने साथियों के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताता है, जिससे उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं और सेल्समैन को ढूंढने की तैयारी करने लगते हैं। किम का साथी वुसोक बहुत सारे असेसिन को बुला लेता है और उसे सेल्समैन के बारे में सारी चीजें बताता है कि वो काले कपड़े पहनता है और हाथ में ब्रीफकेस रखता है, जिससे वो लोगों के साथ ताकची खेलता है। तुम में से जिसे भी इसके बारे में पता चले तुम प्रूफ के लिए सेल्फी ग्रुप में डाल देना और उसकी लोकेशन शेयर कर देना। सारे असेसिन सेल्समैन के स्टेचू की फोटो खींच लेते हैं और ताकची कार्ड लेकर वहाँ से सीधा सबवे चले जाते हैं। वो सभी स्टेशन पर जाकर ग्रुप में सेल्फी अपलोड कर देते हैं, मगर लगातार महीनों तक ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिससे वुसोक परेशान हो जाता है और किम को यह सब बंद करने के लिए कहता है। किम उसे समझाने लगता है। तभी उन्हें रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ सेल्समैन दिखाई देता है जो एक आदमी के साथ ताकची खेल रहा था। उसे देखकर वुसोक और किम के होश उड़ जाते हैं। वो गिहुन को फोन करके सारी बातें बता देते हैं और अपनी लोकेशन भेज देते हैं। वो दोनों सेल्समैन का पीछा करने लगते हैं। सेल्समैन बहुत सारे ब्रेड और स्क्रैच कार्ड लेकर एक पार्क में जाता है जहाँ बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे। सेल्समैन उन्हें ब्रेड और स्क्रैच कार्ड में से कोई एक चीज चूज करने के लिए कहता है। उनमें से ज्यादा लोग स्क्रैच कार्ड चूज करते हैं, पर उन्हें कोई इनाम नहीं मिलता। सेल्समैन सारे ब्रेड को जमीन पर गिरा देता है। भिखारी ब्रेड को लेने के लिए आते हैं, पर सेल्समैन उन्हें ब्रेड नहीं लेने देता। वो कहता है कि मैंने तुम सब
सबको एक मौका दिया था, पर तुमने खाने के बजाय अपनी किस्मत को चुना। इस खाने की बर्बादी तुम सब लोगों की वजह से हो रही है। यह कहकर वो सारे ब्रेड्स को अपने पैरों से कुचलने लगा। उसे देखकर किम और वूसोक हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर सेल्समैन ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। सेल्समैन पार्क से चला जाता है। किम और वूसोक भी उसके पीछे जाते हैं और गिहोन को कॉल करके जल्दी बुलाते हैं। गिहोन तेजी से कार चलाकर जाने लगता है, पर वो गलती से ट्रैफिक रूल्स तोड़ देता है, जिस वजह से जुनहो उसकी कार रुकवा लेता है। वो अपने साथी को गिहोन का फाइन काटने के लिए भेजता है। ऑफिसर उसका फाइन काटता है और गिहोन चुपचाप फाइन देकर वहाँ से चला जाता है, जिससे जुनहो काफी हैरान होता है और गिहोन का लाइसेंस चेक करता है। गिहोन का फोटो देखकर जुनहो को 2 साल पहले की याद आती है, जब वो उसे मदद मांगने के लिए गया था, पर गिहोन ने मदद करने से मना कर दिया। जुनहो गिहोन की कार डिटेल्स निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि गिहोन की कार सनशाइन कंपनी के नाम पर है। जुनहो सनशाइन कंपनी में जाकर चेक करने लगता है। वहाँ उसे गिहोन की एक फाइल मिलती है जिसमें पिंक मोटेल की जानकारी थी, इसीलिए जुनहो पिंक मोटेल चला जाता है। सेल्समैन का पीछा करते हुए वूसोक और किम सुनसान गलियों में पहुंच जाते हैं। वहाँ सेल्समैन उन दोनों को पीटकर बेहोश कर देता है। कुछ वक्त बाद गिहोन वहाँ आता है। वहाँ उसे वूसोक का चाकू मिलता है जो खून से रंगा हुआ था। उसे देखकर गिहोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने सभी साथियों को इसके बारे में बताता है। सेल्समैन वूसोक और किम को अपने ठिकाने पर ले जाकर बांध देता है। वो कहता है कि तुम दोनों को रॉक पेपर सीजर खेलना होगा और तुम दोनों में से जो भी इस गेम को हारेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। दोनों रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं। वूसोक हारने वाला था, पर किम नहीं चाहता था कि वूसोक मारा जाए, इसीलिए वो खुद हार मान लेता है और सेल्समैन उसके सिर में शूट करके उसे मार देता है। सेल्समैन वूसोक को डराकर उससे गिहोन का पता पूछ लेता है और उसे लेकर पिंक मोटेल चला जाता है। गिहोन भी मोटेल में चला जाता है और वहाँ उसे सेल्समैन मिलता है। गिहोन पूछता है कि आखिर तुम्हें वो इनविटेशन कार्ड मुझे देने के लिए किसने कहा था जिससे मैं स्क्विड गेम में गया। तुम मुझे उससे एक बार मिलवा दो, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। सेल्समैन कहता है कि मैं जवानी में गेम ग्राउंड में काम करता था, मैंने वहाँ तुम जैसे हजारों लोगों की लाशें जलाई है। उस वक्त मैं खुद को कहता था कि मैं इंसानों को नहीं बल्कि दुनिया के फेंके हुए कचरे को जला रहा हूँ। एक दिन उन्होंने मुझे एक गन थमा दी। उस वक्त में मुझे अपने वजूद का एहसास हुआ और कुछ वक्त बाद मुझे एक प्लेयर को मारने का काम दिया गया। पर क्या तुम जानते हो वो प्लेयर कौन था? वो और कोई नहीं बल्कि मेरे खुद के डैड थे। वो मेरे सामने रोने लगे और अपनी जान की भीख मांगी। पर पता है मैंने क्या किया? मैंने बिना कुछ सोचे समझे उनके सिर के बीचों बीच गोली मार दी, जिसके बाद से मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इसी काम के लिए बना हूँ। गिहोन कहता है कि भले तुम मास्क पहनकर लोगों को मारो या सबके सामने उन्हें अपने जाल में फंसाओ, पर तुम हमेशा उनके पालतू कुत्ते बनकर रहोगे। इससे सेल्समैन को काफी गुस्सा आता है। वो गिहोन के सर पर गन पॉइंट कर देता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक आखिरी गेम खेलना चाहते हो? इस गेम को रशियन रूलेट कहते हैं। वो लोग रिवॉल्वर में एक गोली डालकर बारी बारी से गन को अपने ऊपर फायर करते हैं, पर तुम काफी स्पेशल हो इसलिए हम रिवॉल्वर के सिलेंडर को बिना घुमाए बारी बारी से एक दूसरे के ऊपर शूट करेंगे। गिहोन गेम खेलने के लिए तैयार हो गया। दोनों बारी बारी से शूट करते हैं, पर बार बार गोली नहीं चलती। 5वीं बार में गन गिहोन के पास आती है। सेल्समैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, रूल्स गए भाड़ में, मैं 2 बार शूट करके इसे यही मार देता हूँ। तुम जिस आदमी से मिलने के लिए ये सब कर रहे हो उसका पता मेरी जेब में है। मैं मानता हूँ कि तुम मुझे मारकर वो पता ले सकते हो, पर तुम्हें ये बात माननी होगी कि तुम भी उन्हीं बेकार लोगों की तरह दुनिया का फेंका हुआ कचरा हो जिसे खत्म करने की जरूरत है। गिहोन शूट करता है और गोली नहीं चलती, जिससे सेल्समैन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और गन ले लेता है। गिहोन कहता है कि तुम भी मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो, पर तुम्हें एक बात मेरी भी माननी होगी कि तुम मास्क पहनकर वो सब करते हो जो तुम्हारे बॉस तुमसे करवाते हैं। इससे यही साबित होता है कि तुम उनके पालतू कुत्ते हो जो उनके इशारे पर भौंकता और काटता है, पर खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये बात सुनकर सेल्समैन को काफी बुरा लगता है और वो बिना वक्त गवाए गन अपनी गर्दन पर रखकर शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। गिहोन को उसके पास एक इनविटेशन कार्ड मिलता है। गन शॉट की आवाज सुनकर जुनहो मोटेल के अंदर आता है। वो रूम को चेक करते हुए आगे बढ़ता है और एक रूम में उसे वूसोक बंधा हुआ मिलता है। वो वूसोक से गिहोन के बारे में पूछकर रूम में चला जाता है। सेल्समैन की डेड बॉडी देखकर जुनहो गिहोन को पकड़कर उसकी गन छीन लेता है, लेकिन तभी वूसोक वहां जाता है और जुनहो के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। सेल्समैन की डेड बॉडी देखकर वूसोक को बहुत गुस्सा आता है और वो गिहोन को किम की डेथ के बारे में
बताता है कि उन जुनहो को बाथरूम में ले जाकर बांध देता है। कुछ वक्त में उसे होश आ जाता है कि उन उसकी पुलिस आईडी चेक करता है और उसे याद आ जाता है कि जुनहो उससे मदद मांगने के लिए आया था। जुनहो कहता है कि तुमसे मदद मांगने से पहले हम उस गेम में भी मिल चुके हैं। जब सारे प्लेयर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे तो एक गार्ड ने तुमसे हांग इनहो के बारे में पूछा था। वो गार्ड और कोई नहीं बल्कि मैं था और मैं अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए गार्ड बनकर आया था। अब मुझे बताओ कि तुमने अभी जिस आदमी को मारा वो कौन था और क्या तुम अभी भी गेम खेल रहे हो? गेहून कहता है कि आदमी गेम के लिए प्लेयर सेलेक्ट करता था और मैंने उसे नहीं मारा। मैं सिर्फ गेम बंद करवाने के लिए इसे ढूंढ रहा था। सबसे पहले मैं उस कमीने को पकड़ूंगा जो ओइल नाम के लिए इस गेम को चलाता है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? जुनहो फ्रंटमैन को जानता था पर वो गेहून को कुछ नहीं बताता। गेहून कहता है कि ओइल नाम ने मरने से पहले बताया था कि ये गेम उसने अपने खास क्लाइंट्स के लिए बनाई है। जुनहो कहता है कि वो उन्हें वीआईपी कहकर बुला रहे थे और मैंने उनमें से एक का चेहरा भी देखा है। अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो तो मैं ये सब बंद करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो सो गिहुन और जुनहो पर भरोसा करने के लिए मना कर देता है मगर जुनहो के बार बार रिक्वेस्ट करने पर गिहुन उस पर भरोसा कर लेता है और उसे टीम में शामिल करता है। गिहुन जुनहो और वुसो को 45 बिलियन वॉन दिखाता है और वो उन्हें अपने सीक्रेट बेसमेंट भी दिखाता है जहाँ बहुत सारी गन्स थी और गिहुन वहाँ प्रैक्टिस करता था। उस जगह को देखकर वुसो और जुनहो चौंक जाते हैं। गिहुन कहता है कि हमें जल्दी से एक टीम तैयार करनी होगी ताकि हम उन कमीनों को पकड़कर वो गेम बंद करवा सके। फिर हम कांग नो एल को देखते हैं जो साउथ कोरियन स्नाइपर थी पर वो अपने सीनियर को मारकर नॉर्थ कोरिया में आ गई थी। अब वो एक एम्यूजमेंट पार्क में मास्कोट पहनकर बच्चों को एंटरटेन करती थी। वो एक बच्ची को कैंडी देकर आराम करने के लिए चली जाती है। कुछ वक्त बाद वो बच्ची वहाँ आकर उसे एक स्केच देती है। एक आदमी बिना मास्कोट पहने उस बच्ची के सामने आ जाता है जिस वजह से वो रोने लगती है। उस बच्चे के डैड गे ओंग वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। एक आदमी कहता है कि यह लड़का पार्क में स्केच बनाने वाली एक आदमी की बेटी है। उस लड़की को ब्लड कैंसर है और उसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है पर उसके डैड के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसका इलाज करवा सके। ये बात सुनकर नो एल को काफी बुरा लगता है। फिर हम गिहुन को देखते हैं। वो सांगवू के घर के बाहर जाकर उसकी मॉम को छिपकर देखने लगता है। सेबियो के छोटे भाई चोल को सांगवू की मॉम ने गोद में ले लिया था और वो दोनों साथ में काफी खुश थे। उन्हें देखकर गिहुन को भी काफी अच्छा लगता है। उसके बाद गिहुन एक एजेंट के पास जाता है जो खोए हुए लोगों को ढूंढने का काम करता है। गिहुन उससे बियो की मॉम के बारे में पूछता है। एजेंट बताता है कि वो अभी नॉर्थ कोरिया के जेल में सजा काट कर वापस आई है। वहाँ के कैदियों के बीच एक बीमारी फैली हुई थी जिस वजह से उन्हें कुछ वक्त के लिए बाहर घूमने की इजाजत नहीं है पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो ठीक होगी हम तुरंत उन्हें यहाँ लेकर आ जाएंगे। गिहुन एजेंट को चोल के एड्रेस दे देता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे कांटेक्ट ना कर पाओ तो हमें बियो की मॉम को उसके छोटे भाई के पास छोड़ देना। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही नोएल वहाँ आती है। वो एजेंट को पैसे देकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहती है। एजेंट कहता है कि तुम अपने सीनियर ऑफिसर को मारकर यहाँ गई। मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को तुम्हारे बेटी को जिंदा छोड़ना होगा पर फिर भी मैं आखिर बार उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा। रात को नोएल अपनी कार में जाकर सो जाती है। एक आदमी उसके पास आता है और उसे स्क्विड गेम का इन्विटेशन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नोएल एम्यूजमेंट पार्क का काम छोड़ देती है। रोज की तरह वो बच्ची नोएल के आने का इंतजार कर रही थी पर आज नोएल की जगह दूसरे शख्स ने बनी का मास्क कोट पहना था और वो उस बच्चे को कैंडी नहीं देता जिससे उस बच्चे को बहुत बुरा लगता है और वो बेहोश हो जाती है। गे ओंग उसे हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। उस बच्चे की कैप जमीन पर गिर जाती है और नोएल उसे देख लेती है। वो उसकी कैप लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। उस बच्चे को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आती है जिससे वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उस बच्चे की कैप छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो उस बच्चे के दिए हुए स्केच को जला देती है और कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर कॉल करके गेम ज्वाइन कर लेती है। वो एक ट्रक में जाकर 11 नंबर कंटेनर में बैठ जाती है और ट्रायंगल मास्क पहन लेती है। वहाँ 2 ट्रक और थे जिनके अंदर बाकी गार्ड्स थे। फिर हम जुनहो को देखते हैं। आज इन्हो की वाइफ की बरसी थी इसलिए वो उसकी कब्र पर फ्लावर चढ़ाकर चला जाता है। उसकी मॉम इन्हो के बारे में बातें करती हुई रोने लगती है जिससे जुनहो को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि इन्होंने खुद
अपनी एक किडनी मुझे देकर मेरी जान बचाई और उसने अपनी मर्जी से रिश्वत के लिए पैसे लिए। इसके अलावा भाभी की किस्मत खराब थी जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। इन सब चीजों के बारे में बात करके आप मुझे परेशान मत कीजिए। वो शौक एक डॉक्टर को बुलाकर गेहूं के दांत में ट्रेकर लगवा देता है ताकि वो हर वक्त गेहूं को ट्रेक कर सके। वो शौक बहुत सारे असैसिन्स को इकट्ठा कर लेता है और गेहूं उन्हें सारी प्लानिंग समझा देता है। रात में वो अपनी बेटो सोंग गा योंग को कॉल करता है। गा योंग की आवाज सुनकर गेहूं बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है। वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, इसलिए गा योंग फोन रख देती है। अगले दिन 31 अक्टूबर को गेहूं अपने साथियों को लेकर उसी ड्रेस पर चला जाता है जो उसे सेल्समैन के पास से मिला था। हेलोवीन होने की वजह से सब लोग अलग अलग ड्रेस पहनकर आए थे, इसीलिए वो शौक भी मास्क पहनकर होटल के अंदर आ जाता है। दोनों फ्रंटमैन को ढूंढने लगते हैं। दो गार्ड्स होटल के अंदर चले जाते हैं और जुनहो उन्हें जाते हुए देख लेता है। वो शौक को उनके बारे में बता देता है और खुद भी होटल के अंदर जाने लगता है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। जुनहो उसे गन दिखाकर डरा देता है और अंदर चला जाता है। स्क्वायर मास्क गार्ड गेहूं को अपने साथ लेकर जाता है, जबकि दूसरा गार्ड वो शौक को इलेक्ट्रिक गन की मदद से बेहोश कर देता है। जुनहो ट्रेजर की मदद से गेहूं का पीछा करने लगता है। स्क्वायर मास्क गार्ड गेहूं को एक लेमोजीन में बिठाकर ले जाता है। जुनहो असैसिन्स को लेमीजीन के बारे में बता देता है और खुद भी उसका पीछा करने लगता है। गाड़ी में लगे स्पीकर की मदद से फ्रंटमैन गेहूं से बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था, तुम मुझे काफी वक्त से ढूंढ रहे हो, तो बताओ कि तुम्हें क्या करना है। गेहूं उसे गेम बंद करने के लिए कहता है। फ्रंटमैन कहता है कि इस गेम को खेलने वाले दुनिया का कचरा होते हैं और इस वक्त भी इस दुनिया में चारों तरफ ये कचरा बढ़ता जा रहा है। जब तक ये दुनिया बदल नहीं जाती ये गेम चलता रहेगा। जुनहो असैसिन्स से लेमोजिन को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन गार्ड स्नाइपर की मदद से असैसिन्स की कार का टायर पंचर कर देता है और जुनहो की कार के नीचे लगा बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से कोई भी लेमोजिन का पीछा नहीं कर पाते। इससे गेहूं घबरा जाता है और लेमोजिन के ड्राइवर को शूट करता है, पर विंडो पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ था जिस वजह से ड्राइवर को कुछ नहीं होता। गेहूं कहता है कि अगर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तो तुम मुझे दोबारा गेम खेलने के लिए ले चलो। फ्रंटमैन कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम इनाम के पैसों से एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हो, पर पता नहीं फिर भी तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। गेहूं कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया कोई कचरा नहीं है और ये हमेशा तुम जैसे के इशारों पर नहीं चल सकती। ये बात सुनकर फ्रंटमैन गेहूं को गेम में ले जाने के लिए मान जाता है। वो गाड़ी में गैस रिलीज करके गेहूं को बेहोश कर देता है। गेहूं के दांत में लगा ट्रेकर अभी भी काम कर रहा था, इसीलिए जुनहो असैसिन्स के साथ मिलकर दो टीम से बना लेता है और दो बोर्ड लेकर गेहूं को ढूंढने लगता है। गेहूं प्लेयर हॉल में सो रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो बाकी प्लेयर्स के साथ सो रहा था। उसे इस बार भी प्लेयर नंबर 456 की जर्सी मिलती है। प्लेयर 44 सी ओनेयो एक कोरियन शमन यानी जादूगर थी। वो गेहूं से कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम एक बार ऐसा बोझ लेकर चल रहे हो जिसे ना तुम भूल सकते हो और ना ही संभाल सकते हो। ये तुम्हारी किस्मत है और तुम इसे बदल नहीं सकते। तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो, बल्कि वो भटकती हुई आत्माएं तुम्हें यहाँ लेकर आई है। अगर तुम यहाँ से निकल गए तो मुझसे आकर मिलना, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। तभी गार्ड्स वहाँ जाते हैं और सारे प्लेयर्स को गेम के बारे में बताने लगते हैं। सारे प्लेयर्स को लगता है कि उन्हें किडनैप करके लाया गया है, इसीलिए वो सब गार्ड्स के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो चीफ गार्ड एक एक करके उन सब लोगों के नाम बताकर उनके कर्जे के बारे में बताता है, जिसे देखकर सब चुप हो जाते हैं। चीफ गार्ड कहता है कि जब हम पहली बार मिले तो किसी ने भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया, पर उस वक्त हमने एक गेम खेली और गेम जीतने पर तुम्हें पैसे दिए गए थे। आज भी तुम सब अपनी मर्जी से इस गेम में आए हो, इसीलिए हमारे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम दोबारा से अपनी उस बेकार जिंदगी में लौटना चाहते हो जहाँ कर्जदार तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, या गेम जीतकर पैसे कमाना चाहते हो? तुम्हें टोटल 6 गेम्स खेलनी है और गेम के रिजल्ट के हिसाब से इस पिगी बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे। अगर तुम सारे गेम जीत जाते हो तो तुम्हें टोटल 45.6 बिलियन वॉन मिलेंगे। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। चीफ गार्ड कहता
है कि पहली गेम खत्म होने के बाद तुम्हें बता दिया जाएगा कि सारे प्लेयर्स के बीच में पैसे कैसे बटेंगे और इस बार तुम सबको एक खास मौका दिया जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं दिया गया। हर गेम खत्म होने के बाद तुम वोटिंग करके फैसला कर सकते हो कि तुम्हें आगे की गेम से खेलनी है या पैसे बराबर बांटकर यहाँ से जाना है। ये बात सुनकर गियोन और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। चीफ गार्ड सारे प्लेयर्स से कंसल्ट फॉर्म पर साइन करवा लेता है। प्लेयर 230 थेनोस और प्लेयर 124 नाम गियोन है। प्लेयर 333 म्यूगी के कहने पर क्रिप्टो कॉइन में अपने सारे पैसे लगा दिए थे मगर उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। इसीलिए वो दोनों म्यूगी से अपने पैसे मांगने लगते हैं। थेनोस म्यूगी को पीटने लगता है पर नाम ग्यू उसे रोक देता है। थेनोस म्यूगी को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। सारे प्लेयर्स फर्स्ट गेम खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में गियोन को अपना दोस्त जोंगबे मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। गियोन जोंगबे को अलर्ट कर देता है और हमेशा अपने साथ रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जुनो अपने साथियों के साथ ट्रेकर के सिग्नल का पीछा कर रहा था। आगे जाकर उन्हें एक आइलैंड से ट्रेकर के सिग्नल आने लगते हैं। जुनो ड्रोन की मदद से आइलैंड को चेक करता है तो वो शॉक असेसिन्स को लेकर आइलैंड पर चला जाता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो फिशिंग कर रहा था। उस आदमी के सामान में वो शॉक को गियोन के दांत में लगा ट्रेकर मिलता है जिससे वो हैरान हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि फ्रंटमैन ने उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए ये सब किया है। वो जुनो को भी इसके बारे में बता देता है। गियोन और बाकी सारे प्लेयर्स रेड लाइन ग्रीन लाइट खेलने के लिए ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। गियोन अपने दांत में ट्रेकर चेक करता है पर उसे दांत में कोई ट्रेकर नहीं मिलता जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो सारे प्लेयर्स को अलर्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी जगह से हिलते हुए पकड़े गए तो मारे जाओगे। उस डॉल की आंखों में मोशन डिटेक्टर सेंसर लगे हुए हैं। कोई भी गियोन की बातों पर यकीन नहीं करता और सब उसे पागल कहते हैं। गेम शुरू हो जाता है और सारे प्लेयर्स शांति से आगे बढ़ते हैं। गियोन अपना मुंह ढककर सारे प्लेयर्स को गाइड करता है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। एक प्लेयर के ऊपर मधुमक्खी बैठ जाती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी जगह से हिल जाती है। तभी वॉल में बैठे गार्ड स्नाइपर से शूट करके उस प्लेयर को मार देते हैं। उसे देखकर बाकी प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं जिस वजह से उन्हें भी शूट करके मार दिया जाता है। गियोन उन्हें शांत करने की कोशिश करता है पर फिर भी वो प्लेयर्स उसकी बात नहीं सुनते और गेट के पास जाकर ग्राउंड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं मगर गेट ओपन नहीं होता और बहुत सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। बाकी बचे प्लेयर्स को गियोन की बात समझ में आ जाती है और वो उसके ऑर्डर मारने लगते हैं। गियोन कहता है कि अगर हमने टाइम खत्म होने से पहले रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया तो भी हम सब मारे जाएंगे। इसीलिए सब लोग एक दूसरे के पीछे खड़े होकर आगे बढ़ो ताकि डॉल को तुम्हारे मोशन के बारे में पता ना चले। गियोन की बात मानकर सब लाइन से बनाकर आगे बढ़ते हैं। नोएल स्नाइपर की मदद से हिलने वाले प्लेयर्स को मार रही थी। अचानक उसकी नजर प्लेयर 246 गे ओंग पर पड़ती है। वो अपनी जगह से हिल जाता है पर गे ओंग की बेटी को याद करके नोएल उसे शूट नहीं करती। थेनोस बहुत ही ज्यादा घबरा गया था इसीलिए वो अपने क्रॉस में से ड्रग पिल निकाल कर उसे खा लेता है जिससे उसे नशा चढ़ जाता है और अपने सामने खड़े लोगों को धक्का मारकर गिरा देता है जिससे वो सब मारे जाते हैं। पर थेनोस को उनकी डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो नाचते हुए आगे बढ़ता है। गिहुन और बहुत सारे प्लेयर्स लाइन क्रॉस कर लेते हैं पर एक प्लेयर के पैर में गोली लग जाती है और वो गिहुन से मदद मांगता है। गिहुन उसकी मदद करने के लिए जाता है पर प्लेयर की मदद करते हुए गिहुन नीचे गिरने लगता है पर प्लेयर 120 ह्यूंगजू से पकड़ लेती है। गिहुन और ह्यूंगजू उस प्लेयर को लाइन क्रॉस करवा देते हैं मगर नोएल उसे शूट करके मार देती है। इससे गार्ड को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे जिंदा छोड़कर उसके ऑर्गन्स निकालने के बारे में सोच रहा था। गेम खत्म होने के बाद सारे प्लेयर्स हॉल में आ जाते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स चीफ गार्ड से गेम रोकने की रिक्वेस्ट करते हैं। चीफ गार्ड पिगी बैंक में पैसे डालकर बताता है कि एलिमिनेट हुए प्लेयर की वजह से अभी इनाम के तौर पर 9 बिलियन वॉन दिए जाएंगे। अगर तुम सब गेम नहीं खेलना चाहते तो तुम सबको 24 मिलियन वॉन मिलेंगे और तुम यहाँ से जा सकते हो। यह कहकर वो वोटिंग शुरू कर देता है। सबसे पहले गिहुन वोट करता है। वो गेम को बंद करने के लिए एक्स पर वोट करता है। आधे प्लेयर्स वोट कर देते हैं और गेम जारी रखने के लिए ओ को बहुत सारे वोट मिलते हैं जिससे गिहुन को बहुत गुस्सा आता है। वो सब लोगों को बताता है
कि मैं पहले भी इस गेम को खेल चुका हूँ और मैं इस गेम का विनर हूँ, पर मेरे साथ जितने भी प्लेयर थे आज उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। अगर तुम लोगों ने इस गेम को नहीं रोका तो यहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो यहाँ मौजूद लोगों में से सिर्फ कोई एक जिंदा बचेगा। थेनोस कहता है कि अगर तुम पहले भी ये गेम जीत चुके हो तो तुम्हारी मदद से हम सब दोबारा ये गेम जीत सकते हैं। ये बात सुनकर सब गेम को जारी रखने के लिए कहते हैं। एक एक करके सारे प्लेयर्स वोट कर देते हैं और वोट बराबर हो जाते हैं। सिर्फ प्लेयर नंबर 1 बच जाता है। सब लोग प्लेयर 1 को देखने लगते हैं। वो उसे O और X दबाने के लिए कहते हैं। प्लेयर 1 O पर वोट देकर गेम जारी रखने वालों को जिता देता है, जिससे O पर वोट देने वाले सब खुश हो जाते हैं, जबकि गियोन और उसका साथ देने वाले सब निराश हो जाते हैं। प्लेयर 1 और कोई नहीं बल्कि फ्रंटमैन खुद था और उसने जानबूझकर गेम को जारी रखने के लिए सब किया था। जब हम गियोन को देखते हैं इतने सारे प्लेयर्स के मरने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और खाना नहीं खाता। जोंगबे उसे कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, पर अगर मैं सिर्फ 20 मिलियन वॉन लेकर यहाँ से जाऊंगा तो मेरा ब्याज भी पूरा नहीं होगा, इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि एक और गेम खेले। गियोन कहता है कि 3 साल पहले जब मैं गेम खेलने के लिए आया था तो मेरा दोस्त भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बात कर रहा था, पर आखिर में वो भी मारा गया। फ्रंटमैन वहाँ आ जाता है। वो गियोन से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इस गेम को छोड़कर जाना चाहता था, पर जब मुझे पता चला कि तुम पहले भी ये गेम से खेल चुके हो तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद से हम गेम्स को पार कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ओ को वोट दिया। तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो तो तुम्हें अगली गेम के बारे में पता होगा। गियोन कहता है कि पिछली बार हमने डालगोना गेम खेली थी जिसमें हमें शुगर की लेयर से एक शेप को बाहर निकालना होता है, जिसमें सबसे आसान शेप ट्रायंगल है। एक प्लेयर कहता है कि हम ये बात सारे प्लेयर्स को नहीं बताएंगे ताकि अगली गेम से इनाम की रकम बढ़ जाए और हम सब आसानी से यहाँ से बाहर निकल सके। गियोन कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर मेरे गेम बताने से लोगों की जान बचती है तो मैं ऐसा ही करूंगा। कि उनकी बात सुनकर वो प्लेयर्स गुस्सा हो जाते हैं और उससे दूर चले जाते हैं। प्लेयर 222 जुन ही प्रेग्नेंट थी और प्लेयर 149 गे को उसके बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो जुनही को अपना खाना भी दे देती है। गे का बेटा योंग सिक उन्हें अपने साथ लेकर जाता है और अगली गेम के बारे में बताने लगता है। फ्रंटमैन गियोन से पूछता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम यहाँ वापस क्यों आ गए। गेम जीतने के बाद तुम्हें 45 बिलियन वॉन मिलने के बाद भी तुम दोबारा अपनी जान खतरे में डालने के लिए यहाँ क्यों आए। गियोन कहता है कि वो पैसे मेरे नहीं है, वो सारे पैसे यहाँ मरे हुए लोगों के खून से रंगे हुए हैं, तो आखिरकार मैं उन्हें अपने यूज में कैसे ले सकता हूँ। अगर आज तुम ओ की जगह X पर वोट देते तो हम सब यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकते थे। फ्रंटमैन कहता है कि मान लेते हैं कि हम सब यहाँ से बाहर निकल जाते, पर क्या यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये सब लोग खुश होते। मुझे तो लगता है कि अगर बाद में ये मेरे सामने आते तो X पर वोट करने के लिए मुझे दोषी मानते और हो सकता है कि मुझे मार देते। जोंगबे कहता है कि हमें इन सब चीजों को भूलकर अगले गेम की प्लानिंग बनानी चाहिए। प्लेयर 388 देहो गियोन के पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है। देहो के हाथ पर मरीन आर्मी का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर जोंगबे चौंक जाता है और देहो को अपना टैटू दिखाता है। टैटू देखकर देहो समझ जाता है कि जोंगबे उसका सीनियर है, इसीलिए उसे रेस्पेक्ट देता है। इससे जोंगबे खुश हो जाता है और देहो को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। म्यूंगी शांति से बैठकर खाना खा रहा था, पर थेनोस और नामग्यू उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे म्यूंगी को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे फाइट करने लगता है, पर थेनोस और नामग्यू साथ मिलकर उसे पीटने लगते हैं। फ्रंटमैन उन्हें रोकने के लिए जाते हैं तो थेनोस और नामग्यू उस पर ही अटैक कर देते हैं, पर फ्रंटमैन आसानी से उन दोनों की हालत खराब कर देता है। रात को सारे प्लेयर्स सो जाते हैं। फ्रंटमैन गियोन के पास जाकर उसे माफी मांगता है क्योंकि उसके ऊपर वोट देने की वजह से सारे प्लेयर्स को गेम खेलना पड़ेगा। वो कहता है कि मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा बीमार है, उसका लीवर डैमेज है और उसे ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत है। जब हम हॉस्पिटल में टेस्ट करवा रहे थे तो हमें पता चला कि वो प्रेग्नेंट भी है। डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए कहा, पर मेरी वाइफ बहुत जिद्दी है और उसने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया। उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। उसके इलाज के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया, पर फिर भी पैसे कम पड़ गए। फिर मेरे एक पुराने क्लाइंट को इस बारे में पता चला और उसने मेरी मदद करने के लिए मुझे पैसे दिए,
पर सब लोगों को लगा कि मैं उससे रिश्वत ले रहा हूँ, जिस वजह से कंपनी से निकाल दिया गया। अब सिर्फ ये गेम ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, ये पैसे सही नहीं है, पर फिर भी मुझे इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये पैसे किसी के खून से ही रंगे क्यों ना हो। ये कहते हुए वो रोने लगता है। गेम ग्राउंड के गार्ड मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकाल रहे थे, पर उन प्लेयर्स को मरे हुए काफी वक्त हो गया था, जिस वजह से उनके ज्यादा ऑर्गन्स काम नहीं आते। वहाँ वो प्लेयर भी था जिसे नोएल ने सिर में शूट करके मार दिया था। उसे देखकर गार्ड को काफी गुस्सा आता है और वो चीफ ऑफिसर को नोएल के बारे में बता देता है। चीफ नोएल को अपने पास बुलवाकर पूछता है, क्या आखिरकार तुमने घायल प्लेयर्स को दोबारा शूट करके जान से क्यों मारा? नोएल कहती है कि मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। चीफ कहता है कि हम दोनों 7 साल पहले एक दूसरे से मिले थे। तुम एक बहुत ही बेकार हॉस्पिटल में मरने की हालत में थी। तुम स्नाइपर की मदद से एक पूरी सर्च टीम को मारकर नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भागकर आई थी। तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने तुम्हारी मदद की। इसीलिए अब मेरा एहसान चुकाओ और मेरे काम के बीच में आने की कोशिश मत करो। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस बार फ्रंटमैन को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। पिछली बार हमने गलती करके एक प्लेयर की मदद ली, पर इस बार हम एक डॉक्टर को ही गार्ड बनाकर यहाँ ले आए हैं। इसीलिए अब किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। नोएल कहती है कि तुमने कहा था कि मुझे जिंदगी से हारे हुए लोगों को मारना है और मैं वही कर रही हूँ, पर अब तुम मुझे उन्हें जिंदा छोड़ने के लिए कह रहे हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम जुनहो को देखते हैं। वो अपने सीनियर चीफ के पास जाकर उनसे उस मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढने के लिए मदद मांगता है, पर सीनियर उसे मना कर देता है। जुनहो वुसो को कॉल लगाकर सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि अब हमें ही 2 टीम में बंटकर गिहुन को ढूंढना होगा। तुम जल्दी से अपने साथियों को तैयार करो। हम मौसम साफ होते ही आइलैंड ढूंढने के लिए जाएंगे। वुसो कैप्टन हान को गिहुन और स्क्विड गेम के बारे में बताता है, जिससे वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें जुनहो की बातों पर भरोसा होने लगता है। रात में गिहुन को एक नाइटमेयर आता है, जिसमें वो डालगोना गेम में ट्रायंगल शेप को चूज करता है, पर वो शेप बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, जिस वजह से सारे प्लेयर्स गिहुन को बुरा भला कहने लगते हैं। उनकी बातों से घबराकर गिहुन उठ जाता है। कुछ वक्त में सुबह हो जाती है और सारे प्लेयर्स जाग जाते हैं। जुनही म्यूंगी के पास जाती है। उसे देखकर म्यूंगी चौंक जाता है। वो पूछता है, क्या आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने अभी तक अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया? जुनही कहती है कि तुम्हारे कहने पर मैंने भी अपने सारे पैसे क्रिप्टो कॉइन में लगा दिए और अब मैं पैसे कमाने के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, इसीलिए मुझसे दूर रहना। सारे प्लेयर्स सेकंड गेम खेलने के लिए चले जाते हैं, पर सेकंड गेम डालगोना नहीं थी, जिस वजह से प्लेयर्स को गिहुन पर काफी गुस्सा आता है, पर फ्रंटमैन उन्हें चुप कर देता है। इंस्ट्रक्टर सबको 5 प्लेयर्स टीम बनाने के लिए कहती है, तो सारे प्लेयर्स 5-5 प्लेयर्स की टीम बना लेते हैं। गिहुन की टीम में फ्रंटमैन, जोंगबे, देहो और जूनी शामिल हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर कहती है कि सेकंड गेम का नाम 6 लेग पेंटाथलॉन है। इसके सारे प्लेयर्स के पैर बंधे होंगे और हर 10 मीटर की दूरी पर एक मिनी गेम होगा और टीम का हर मेंबर उसे मिनी गेम को पार करके अपनी टीम को आगे ले जाएगा। मिनी गेम्स में ताकची, फ्लाइंग स्टोन, कोंगी, स्नीपिंग टॉप और जेगी होगी। जो टीम से 5 मिनट में 5 गेम्स को पार कर लेगी वो इस गेम को जीत जाएगी। सारे प्लेयर्स मिनी गेम्स के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। गिहुन की टीम में देहो कोंगी खेलने के लिए कहता है। जुनही, दाकची, जोंगबे, फ्लाइंग स्टोन और फ्रंटमैन, स्नीपिंग टॉप तो गिहुन, जेगी खेलने के लिए तैयार हो जाता है। गेम शुरू हो जाती है और 2 सर्कल में दोनों टीम से गेम खेलने लगती है। दोनों टीम्स के प्लेयर्स के पैर एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, जिस वजह से उन्हें आगे बढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी, पर वो एक साथ कदम रखकर चलना सीख जाते हैं और एक एक करके मिनी गेम्स को पार करने लगते हैं। मगर गेम का टाइम खत्म हो जाता है और दोनों टीम से गेम पार नहीं कर पाती, इसीलिए गार्ड्स उन्हें शूट करके मार देते हैं। उनमें से एक प्लेयर की सांसें चल रही थी। वो गार्ड उसे कॉफिन में डालकर उस पर एक मार्क बना देता है ताकि बाद में उसके ऑर्गन्स निकाल सके, लेकिन नोएल वहां आकर उस प्लेयर को शूट करके मार देती है। इससे चीफ के लिए काम कर रहे गार्ड्स को बहुत गुस्सा आता है। अगली बारी हुनजू की टीम की थी, पर उसकी साथी योंग मी काफी डर गई थी, इसीलिए हुनजू उसे मोटिवेट करती है, जिससे योंग मी को काफी अच्छा लगता है और वो गेम खेलने के लिए तैयार
तैयार हो जाती है। दोनों टीम से सर्कल में आ जाते हैं और गेम शुरू हो जाता है। योंग मी के बार बार कोशिश करने पर भी वो दागची को पलट नहीं पाती, तो ह्यूनजू उसे कार्ड को दूसरी तरफ पलटकर खेलने के लिए कहती है। ह्यूनजू की बात मानकर योंग मी कार्ड को पलटकर मारती है, जिससे वो गेम जीत जाती है। योंग सिक 2 बार में फ्लाइंग स्टोन गेम को पार कर लेता है। गे उम भी कोंगी गेम को पार कर लेती है, मगर सी ओन को लट्टू घुमाने में बहुत परेशानी हो रही थी। बार बार कोशिश करने के बाद भी वो गेम को पार नहीं कर पाती, जिस वजह से उसे सदमा लग जाता है और वो समझती है कि अब वो जिंदा नहीं बच सकते, इसीलिए वो गेम खेलना बंद कर देती है और गॉड से प्रे करने लगती है। इससे ह्यूनजू को बहुत गुस्सा आता है और वो सी ओन को थप्पड़ मारकर गेम खेलने के लिए कहती है। सी ओन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ह्यूनजू की बात मानकर लट्टू घुमाने की कोशिश करती है और पहली बार में ही लट्टू घुमाकर गेम पार कर लेती है। लास्ट गेम में ह्यूनजू को अपने पैरों से जेंगी को 5 बार उछालना था। वो सब लोगों को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है और जेगी को बिना नीचे गिराए 5 बार अपने पैरों से उछाल देती है, जिससे वो गेम जीत जाते हैं। इसी तरह सारे प्लेयर्स अपने साथियों के साथ मिलकर गेम खेलते हैं। जो प्लेयर्स टाइम खत्म होने से पहले गेम पार कर लेते हैं वो नेक्स्ट गेम में पहुंच जाते हैं, और वो सारे प्लेयर्स गेम पार नहीं कर पाते, उन्हें गार्ड्स मार देते हैं। आखिर में सिर्फ गीहुन और दूसरी टीम बचती है। गेम शुरू हो जाती है। गीहुन की टीम दागची, फ्लाइंग स्टोन और कोंगी पहली बार में पार कर लेते हैं, जिससे देहो को लगता है कि वो पहली बार में ही सारे गेम से पार कर लेंगे, मगर फ्रंटमैन पहली बार में लट्टू नहीं घुमा पाता। बार बार कोशिश करने पर भी वो लट्टू नहीं घुमा पाता, जिस वजह से उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो खुद को बेवकूफ कहने लगता है कि उसे शांत करके अच्छी तरह से समझाता है और दोबारा कोशिश करने के लिए कहता है। फ्रंटमैन लट्टू को दूसरे हाथ से पकड़कर फेंकता है और इस बार लट्टू घूमने लगता है, जिससे वो गेम पार कर लेते हैं। उनके पास सिर्फ 25 सेकंड का वक्त था और गीहुन जेगी को अपने पैरों से उछाल रहा था। वो 4 बार जेगी को पैर से उछाल लेता है, पर 5वीं बार में जेगी उससे काफी दूर चली जाती है और जमीन पर गिरने लगती है, जिससे सब घबरा जाते हैं। लेकिन फ्रंटमैन अपने पैर के साथ गीहुन का पैर आगे कर देता है, जिस वजह से जेगी उसके पैर को टच हो जाती है और वो हमें पार कर लेते हैं। वो सब जल्दी से फिनिश लाइन पार कर लेते हैं और गेम जीत जाते हैं। उनके गेम जीतते ही वक्त हो जाता है और गार्ड से दूसरी टीम के प्लेयर्स को मार देते हैं। गेम जीतने वाले सारे प्लेयर्स हॉल में आ जाते हैं। गे उम ह्यूनजू से पूछती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार जेगी को उछालते वक्त तुमने हम सब लोगों को दूसरी तरफ देखने के लिए क्यों कहा। ह्यूनजू कहती है कि अभी मेरी सर्जरी होना बाकी है, जिस वजह से मुझे लोगों के सामने शर्म आती है, इसीलिए मैंने सबको दूसरी तरफ देखने के लिए कहा। पर गे उम को पता नहीं चलता कि ह्यूनजू की सर्जरी की बात कर रही है। दरअसल ह्यूनजू एक लड़का था, पर उसे लड़की बनना पसंद था, इसीलिए उसने सर्जरी करवाकर खुद को लड़की बना लिया। योंग सिक गे उम को ह्यूनजू के बारे में बताता है, जिससे वो हैरान हो जाती है और उसे सर्जरी के बारे में पूछने लगती है, पर योंग सिक उन्हें चुप करवा देता है। गीहुन और उसके साथी भी हॉल में आ जाते हैं, पर उन्हें देखकर सारे प्लेयर्स खुश नहीं होते। दूसरी तरफ गेम ग्राउंड के गार्ड्स का काम पूरा हो जाता है, इसीलिए वो सब अपने रूम में चले जाते हैं। नोएल भी अपने रूम में जाती है, उसके पीछे 2 गार्ड्स और आ जाते हैं। वो दोनों नोएल को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। कंट्रोल रूम में बैठा उनका साथी सीसीटीवी से उस फुटेज को हटा देता है। वो दोनों गार्ड्स नोएल का मास्क उतार देता है और कहते हैं कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की और हमारे काम के बीच में आने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। नोएल कहती है कि जल्दी मुझे छोड़ो, वरना मैं चीफ ऑफिसर को तुम दोनों के बारे में बता दूंगी, उसके बाद तुम बचकर नहीं भाग सकोगे। गार्ड कहता है कि चीफ ने खुद हमें यहाँ भेजा है, उन्हें बताने से कुछ नहीं होने वाला, हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, इसीलिए शांति से मान जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। नोएल दोनों गार्ड्स पर अटैक करके उन्हें दूर करने की कोशिश करती है, पर दोनों गार्ड्स मिलकर उसे जमीन पर पटक देते हैं। एक गार्ड अपने नाइफ की मदद से नोएल के फेस पर कट लगा देता है। वो कहता है कि अगर तुमने दोबारा हमारे बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा और तुम्हें मारकर समुद्र में फेंक दूंगा। ये कहकर वो अपने साथी गार्ड को लेकर वहां से चला जाता है। देहो अपने साथियों से उसका नाम पूछता है, सब एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और फ्रंटमैन सबको अपना नाम योंगिल बताता है। गार्ड्स वहां जाते हैं और सबके सामने पिगी बैंक में इनाम के पैसे डाल देता है। चीफ
गार्ड कहता है कि सेकंड गेम में टोटल 110 प्लेयर से एलिमिनेट हुए हैं, इसीलिए अब इनाम 20 बिलियन वॉन का हो चुका है। बचे हुए 255 प्लेयर्स में सबको 78 मिलियन वॉन मिल सकते हैं। इनाम के पैसों को देखकर प्लेयर्स को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि इतने सारे प्लेयर्स के मरने के बाद भी सिर्फ इतने से पैसे मिल रहे हैं, हमें लगता है कि तुम लोगों ने जरूर कोई चीटिंग की है। चीफ गार्ड कहता है कि हम तो चाहते हैं कि तुम सब लोगों को और ज्यादा पैसे मिले, पर उसके लिए तुम्हें आगे के गेम्स खेलने होंगे। अब हम वोटिंग शुरू करेंगे। अगर तुम ज्यादा पैसे जीतना चाहते हो तो गेम जारी रखने के लिए वोट करना, अगर नहीं खेलना चाहते हो तो 78 बिलियन वॉन लेकर यहाँ से जा सकते हो। यह कहकर वो वोटिंग मशीन प्लेयर्स के सामने रख देता है। फ्रंटमैन गियोन से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बार एक्स पर वोट दूंगा क्योंकि इस वक्त मुझे अपनी वाइफ के पास हॉस्पिटल में जाना है। गियोन कहता है कि कुछ भी हो जाए पर हमें इस गेम को बंद करना ही होगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम सब लोगों की मदद करूंगा। देहो भी एक्स पर वोट देने के लिए मान जाता है। वोटिंग फ्रंटमैन से शुरू होती है और वो एक्स पर वोट करता है। गेउम योंग सिक से कहती है कि तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के पैसे मिलकर टोटल 150 मिलियन वॉन मिलेंगे और इतने पैसे से हम तुम्हारा कर्जा चुकाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, इसीलिए एक्स पर वोट देना। योंग सिक कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एक्स पर ही वोट दूंगा और हम सब यहाँ से सही सलामत घर वापस लौटेंगे। यह कहकर वोट देने के लिए जाता है। ओ पर एक भी वोट नहीं था, जिसे देखकर योंग सिक सोच में पड़ जाता है। वो तुरंत ओ पर वोट दे देता है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और वो अपनी मोम की तरफ देखे बिना साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। योंग सिक को ओ पर वोट देते देख गे उम को काफी बुरा लगता है और इमोशनल हो जाती है। ह्यून जू भी ओ पर वोट देती है, जिससे योंग मी को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका साथ देगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ओ के वोट से ज्यादा हो जाते हैं, जिससे ग्यून घबरा जाता है और लोगों को समझाने के लिए जाता है, मगर उससे पहले फ्रंटमैन सामने चला जाता है। वो सारे प्लेयर्स से कहता है कि तुम सब पागल हो गए हो जो गेम को जारी रखने के लिए वोट दे रहे हो, पर क्या तुम्हें यकीन है कि अगली गेम में तुम जिंदा बच सकते हो? बेहतर होगा कि तुम सब अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। प्लेयर 100 कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ 70 बिलियन वॉन की मदद से तुम अपनी लाइफ बदल सकते हो? तुम नहीं जानते, पर मेरे ऊपर 10 बिलियन वॉन का कर्जा है। अगर मैं इतने से पैसे लेकर यहाँ से गया तो अपने कर्ज का ब्याज भी नहीं चुका पाऊंगा। ये सब बातें सुनकर योंग मी रोने लगती है और सब लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि एक्स पर वोट दो। एक प्लेयर कहता है कि तुम अभी जवान हो और यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम्हें दूसरा मौका मिल सकता है, पर मेरे जैसे बुढ़े लोगों के लिए बाहर कोई जिंदगी नहीं है। अगर मैं बिना पैसों के यहाँ से बाहर गया तो मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। दूसरा प्लेयर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हम सब इतनी दूर आए हैं, अगर हम इतने कम पैसे लेकर वापस गए तो जो लोग मारे गए हैं उनका मरना किसी काम का नहीं आएगा। हमें उन लोगों के लिए आगे की गेम्स खेलनी होगी। ये बात सुनकर बहुत सारे प्लेयर्स आगे गेम्स खेलने के लिए कहते हैं, जिस वजह से ओ को 139 वोट मिलते हैं जबकि एक्स को सिर्फ 116 वोट मिलते हैं। इससे आगे की गेम जारी रखी जाती है। योंग सिक गे उम से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर इतने से पैसों से मेरा कर्जा पूरा नहीं होगा, इसीलिए मैंने गेम को जारी रखने के लिए वोट किया। मैंने आपको बताया नहीं, मगर मेरे ऊपर 100 मिलियन वॉन का कर्जा है और मुझे अगले महीने सारे पैसे देने होंगे, वरना वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम सब इस गेम के पूरा होने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। गेम कहती है कि तुम इसी तरह गेम खेलने की जिद करते हो। अगर कल हम दोनों में से कोई मर गया तो क्या होगा? मैं जानती हूँ कि मेरे मरने से तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मर गए तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। जोंग बे ने भी ओ पर वोट दिया था, जिस वजह से उसे काफी बुरा लगता है और वो साइड में जाकर बैठ जाता है। देहो उसे पकड़कर सारे साथियों के पास लेकर आता है। जोंग बे गे उनसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैंने कुछ खतरनाक लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं और अब वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने उनके पैसे नहीं दिए तो मेरी वाइफ और बेटियों किडनैप कर लेंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने गेम को जारी रखने के लिए वोट किया। फ्रंटमैन कहता है कि यहाँ इतने सब लोग मौजूद हैं, पर हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें झूठ बोलकर धोखा दोगे, पर अब मैं तुम्हें भी कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारे एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसीलिए तुम अपने आप को इसका जिम्मेदार मत समझो।
ये बात सुनकर जोंग बे खुश हो जाता है। वो कहता है कि अगर हम सब साथ मिलकर आगे बढ़े तो आसानी से अगली गेम को पार कर सकते हैं, जिसके बाद हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और हम एक से पर वोट करके यहाँ से निकल जाएंगे। गियोन कहता है कि तुम अगली गेम को जीतने की बात कर रहे हो, लेकिन अगर असली गेम में हमें एक दूसरे को ही मारना पड़ा तो तुम क्या करोगे? फ्रंटमैन कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। अब जब हम गेम खेलने वाले हैं तो हमें इन सब चीज़ों को भूलकर गेम को पार करने के बारे में सोचना चाहिए। गेउम ह्यूनजू से पूछती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुमने ओ पर वोट क्यों दिया। हम सब ने फैसला किया था कि इस जगह से बाहर निकलने के बाद हम सब मेरे घर पर जाकर खाना खाएंगे, तो आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं लगता है कि तुमने मेरे बेटे की तरह जुए में पैसे लगाए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी सर्जरी के लिए ये सब कर रही हो? ह्यूनजू कहती है कि पहले मैं एक लड़का था पर मुझे लड़की बनना पसंद था, इसीलिए मैं एक लड़की बन गया। शुरुआत में मैंने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया, पर मेरे करीबी लोगों को लगता था कि मैं अजीब हूँ। उस वक्त मुझे उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैंने खुद को एक लड़की में बदल दिया तो मेरी जिंदगी भी पूरी तरीके से बदल गई। मेरी मॉम बहुत रोई, जबकि मेरे डैड ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसी वजह से मेरी जॉब भी चली गई और सारे दोस्तों ने भी अपनी दोस्ती खत्म कर दी। मुझे पूरी तरह से लड़की बनने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट और सर्जरी की जरूरत थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से मेरे ऊपर कर्जा बढ़ गया। पर एक लड़की बनकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला, मगर लड़की बनने के बाद से मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई। गेउम पूछती है कि यहाँ आने से पहले तुम कौन सी जॉब करती थी? ह्यूनजू कहती है कि लड़की बनने से पहले मैं आर्मी में सोल्जर थी, पर खुद को बदलने के बाद मुझे आर्मी से निकाल दिया गया और मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। गेउम पूछती है कि अगर तुम ये गेम जीत जाती हो तो इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जाओगी? ह्यूनजू कहती है कि पैसे जीतने के बाद मैं सीधा थाईलैंड चली जाऊंगी और वहाँ जाकर अपना बाकी का ट्रीटमेंट और सर्जरी पूरी करूंगी। योंगसी कहता है कि जब मैं थाईलैंड गया था तो मैंने वहाँ ह्यूनजू की तरह बहुत सारे लोगों को देखा, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। योंगमी ह्यूनजू से कहती है कि तुम भी बहुत खूबसूरत हो। ये बात सुनकर ह्यूनजू इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। बाथरूम में थेनोस और उसके साथी म्यूंगी के पास जाकर उसे परेशान करने लगते हैं क्योंकि उसने एक सुपर वोट दिया था। थेनोस म्यूंगी को पीटने लगता है, मगर फ्रंटमैन और उसके साथी वहां जाते हैं। फ्रंटमैन को देखकर थेनोस काफी डर जाता है और म्यूंगी को छोड़कर वहां से चला जाता है। रात को सारे प्लेयर्स सोने की तैयारी करने लगते हैं। गेउन अपने साथियों से कहता है कि आज रात हमें बेड के नीचे सोना होगा क्योंकि रात में कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इस तरह प्लेयर्स के मरने पर भी पिगी बैंक में पैसे जमा होंगे। पिछली बार भी इसी तरह रात में बहुत सारे प्लेयर्स एक दूसरे से फाइट करते हुए मारे गए, इसलिए लाइट बंद होने के बाद हम सब एक एक करके पहरा देंगे ताकि कोई हमारे ऊपर हमला ना करे। कुछ वक्त में लाइट बंद हो जाती है और सारे प्लेयर्स सो जाते हैं। गेउम बाथरूम जाने लगती है। योंग सिक भी उनके साथ जाने के लिए कहता है, मगर गेउम उसे मना कर देती है। वो उसे अपने हेयर बैंड में छिपा हुआ नाइफ दिखाती है और कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। ये कहकर जुनही को लेकर बाथरूम जाने लगती है तो ह्यूनजू भी उनके साथ बाथरूम चली जाती है। ह्यूनजू गेउम से जुनही के बारे में पूछती है। गेउम उसे जुनही की प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। जुनही बाथरूम का गेट बंद करके रोने लगती है, पर गेउम को उसके बारे में पता चल जाता है और उसे संभालती है। गेहुन अकेले जाकर पहरा दे रहा था। कुछ वक्त में जोंग बे की नींद खुल जाती है और वह गेहुन को सोने के लिए कहता है, पर गेहुन सोने से मना कर देता है। जोंग बे कहता है कि जब हम सब फैक्ट्री में हड़ताल कर रहे थे तो रात को मैं अपने घर जाने के बारे में सोच रहा था, पर जब मेरी नींद खुली तो मैंने तुम्हें देखा। तुम नींद में रोते हुए अपनी मॉम से खाना मांग रहे थे। तुम्हारी हालत देखकर मैंने सोचा कि अगर तुम्हारी नींद खुलने पर मैं तुम्हारे पास नहीं रहा तो तुम बहुत ज्यादा रोओगे, इसीलिए मैं हड़ताल छोड़कर नहीं गया। यह कहकर वो गिहुन का मजाक उड़ाने लगता है। उसकी बातें सुनकर गिहुन भी हंसने लगता है। दूसरी तरफ जुनहो और वुसोक असैसिन्स के साथ मिलकर दो टीम से बना लेते हैं और दो बोट लेकर उस मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अगली सुबह सारे प्लेयर्स उठकर गेम खेलने के लिए ग्राउंड में चले जाते हैं। इंस्ट्रक्टर कहती है कि अगली गेम का नाम मिंगल है। सारे प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहना है। गेम शुरू होते ही प्लेटफॉर्म घूमने लगेगा और कुछ देर बाद में एक नंबर बोलूंगी। तुम सबको उस नंबर के हिसाब से एक टीम बनाकर 30 सेकंड खत्म होने
से पहले रूम के अंदर जाना होगा। सारे प्लेयर्स गेम के हिसाब से प्लानिंग कर लेते हैं और प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़े हो जाते हैं। मिनिगल शुरू हो जाती है, प्लेटफॉर्म घूमना बंद हो जाता है और इंस्ट्रक्टर 10 लोगों की टीम बनाने के लिए कहती है। सारे प्लेयर्स 10-10 के ग्रुप में बंटकर अपनी टीम बना लेते हैं और जल्दी से रूम के अंदर जाकर गेट बंद कर लेते हैं। जो प्लेयर्स टीम नहीं बना पाते, गार्ड्स उन्हें मार डालते हैं। एक प्लेयर की अभी भी सांसें चल रही थी और नोएल उसे जिंदा देख लेती है, मगर दोनों गार्ड्स उसे घूरने लगते हैं, इसीलिए वो उस प्लेयर को नहीं मारती और वहाँ से दूर चली जाती है। गार्ड्स उस प्लेयर को कॉफिन में डालकर उस कॉफिन पर मार्क बना देते हैं ताकि बाद में उसके ऑर्गन्स निकाल सके। गेम दोबारा शुरू हो जाता है और इंस्ट्रक्टर 4 लोगों का ग्रुप बनाने के लिए कहती है। फ्रंटमैन गियोन से कहता है कि तुम चारों रूम में चले जाओ, मैं दूसरे लोगों के साथ टीम बना लूंगा। यह कहकर वो टीम बनाने के लिए चला जाता है। गियोन अपने साथियों को लेकर रूम में चला जाता है। बहुत सारे प्लेयर्स टीम बनाकर रूम में चले जाते हैं, जबकि बाकी बचे प्लेयर्स को मार दिया जाता है। एक रूम में 3 ही प्लेयर्स थे और गार्ड को इसके बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो उन तीनों प्लेयर्स को मार देता है। गियोन और उसके साथियों को फ्रंटमैन की बहुत फिक्र हो रही थी, वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। फ्रंटमैन उनके पास आ जाता है, उसे देखकर गियोन और उसके साथी खुश हो जाते हैं। गेम दोबारा शुरू हो जाता है और इंस्ट्रक्टर 3 प्लेयर्स का ग्रुप बनाने के लिए कहती है। गियोन और फ्रंटमैन साथ मिलकर एक प्लेयर ढूंढने लगते हैं। 2 प्लेयर्स जबरदस्ती योंग सिक को अपने साथ ले जाते हैं और गेउम को अकेली छोड़ देते हैं। टाइम खत्म होने वाला था और गेउम अकेली थी, इसीलिए गियोन और फ्रंटमैन उन्हें पकड़कर अपने साथ रूम में ले जाते हैं। फ्रंटमैन गेउम से पूछता है कि आखिरकार आपका बेटा कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने आपको मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। इससे गेउम को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं और योंग सिक हमेशा लड़ते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि योंग सिक मुझे अकेली छोड़ देगा। वो एक अच्छा इंसान है और मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। योंग सिक गेउम के पास जाकर रोने लगता है और उनसे माफी मांगता है। गेउम उसे शांत करती है। गेम दोबारा शुरू हो जाता है और इंस्ट्रक्टर 6 प्लेयर्स का ग्रुप बनाने के लिए कहती है। देहो ह्यूनजू और उसके साथियों के साथ रूम में जाने लगता है, लेकिन एक प्लेयर योंग मी को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। टाइम खत्म होने वाला था। ह्यूनजू योंग मी को लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी म्यूंगी रूम में आकर गेट बंद कर देता है और गेट बंद करते ही टाइम खत्म हो जाता है। योंग मी गेट के पास आकर रोने लगती है। उसे देखकर ह्यूनजू को बहुत बुरा लगता है और वो गेट खोलने की कोशिश करती है, मगर गेट लॉक हो चुका था और गार्ड योंग मी को शूट करके मार देता है। अपनी आंखों के सामने योंग मी को मरते देख ह्यूनजू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। ह्यूनजू को म्यूंगी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे योंग मी की डेथ का जिम्मेदार मानती है। म्यूंगी कहता है कि तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो, अगर तुम उसे बचाने के लिए जाती तो तुम भी मारी जाती और 2 प्लेयर्स के कम होने से सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। जूनी और देहो ह्यूनजू को समझाकर शांत करते हैं। गेम दोबारा शुरू हो जाता है और इंस्ट्रक्टर 2 लोगों का ग्रुप बनाने के लिए कहती है। गियोन देहो के साथ चला जाता है। फ्रंटमैन जोंग बे को लेकर रूम की तरफ जाता है। वो दोनों जिस रूम के अंदर जाते हैं वहाँ पहले से ही एक प्लेयर था और उसका साथी रूम के बाहर आ जाता है। जोंग बे गेट बंद करके रखता है, जबकि फ्रंटमैन रूम के अंदर वाले प्लेयर का गला घोटकर उसे मार देता है। उसके मरते ही टाइम खत्म हो जाता है और रूम में 2 ही प्लेयर्स बचते हैं, जिस वजह से जोंग बे और फ्रंटमैन जिंदा बच जाते हैं। पर फ्रंटमैन को दूसरे प्लेयर को मारते देख जोंग बे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तीसरा गेम खत्म हो जाता है और सारे प्लेयर्स हॉल में चले जाते हैं। म्यूंगी जूनी से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हर प्लेयर को कम से कम 300 लिमियान मिलेंगे और लगभग सारे प्लेयर्स इतने पैसे लेकर यहाँ से जाना चाहेंगे। हम दोनों के पैसों को मिलाकर मेरा सारा कर्जा चुका देंगे और बचे हुए पैसों से इस बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे। जूनी कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें बच्चा नहीं बल्कि मेरे पैसे चाहिए। मैं तुम्हारा कर्जा चुकाने में कोई मदद नहीं करने वाली। इन पैसों से मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूंगी। थेनोस और नाम गुयू म्यूंगी को जूनी से बातें करते हुए देख लेते हैं और उन्हें काफी गुस्सा आता है। जोंग बे गियोन को बताता है कि मैंने सारे प्लेयर्स की गिनती की है और ओ पर वोट देने वाले टोटल 56 प्लेयर्स हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी हम वोटिंग में जीत सकते हैं। गियोन कहता है कि अगर हम 6 लोगों को समझाकर X पर वोट देने के लिए मना लें तो आसानी से वोटिंग जीत सकते हैं, जिसके बाद हम सब शांति से अपने घर जा सकेंगे। फ्रंटमैन कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना ठीक होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी आगे गेम खेलना चाहेंगे। अगर
हमने उनके साथियों को अपनी तरफ करने की कोशिश की तो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। गियोन कहता है कि अगर हमने प्लेयर्स को नहीं मनाया तो हम दोबारा वोटिंग हार जाएंगे और हम नहीं जानते कि अगली गेम में हम टीम बनाकर खेलेंगे या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी गेम में हमें एक दूसरे को मारना पड़े, तो उस वक्त तुम क्या करोगे? फ्रंटमैन कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर हम जबरदस्ती करके किसी को अपनी तरफ नहीं कर सकते। अगर हमने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वोटिंग से पहले यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि इस तरह हम वोटिंग जीत सकेंगे। जोंगबे गियोन से कहता है कि योंगिल सही कह रहा है, पिछली बार मैंने ओपर वोट दिया था पर अब मुझे आगे गेम खेलने से डर लग रहा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी तरह दूसरे प्लेयर से भी आगे खेलने से डर रहे होंगे। चीफ गार्ड वहाँ जाता है और पिगी बैंक में पैसे डाल देता है। वो कहता है कि अगर तुम सब आगे गेम नहीं खेलना चाहते तो 356 मिलियन वोन लेकर यहाँ से जा सकते हो। अब हम वोटिंग शुरू करेंगे और इस बार कोई भी वोटिंग के बीच आने की कोशिश मत करना वरना उसे सजा दी जाएगी। ये कहकर वो वोटिंग शुरू कर देता है। एक एक करके सारे प्लेयर्स वोट करने लगते हैं। फिर हम जुनहो को देखते हैं, वो ड्रोन की मदद से उस मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढ रहा था। वो सब उससे पूछता है कि अगर तुम पिछले 2 सालों से उस आइलैंड को ढूंढ रहे हो और तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला तो आखिरकार हम इतने कम वक्त में उसे कैसे ढूंढेंगे? जुनहो कहता है कि इस बार हम उन जगहों पर नहीं जाएंगे जहाँ मैं 2 सालों में जा चुका हूँ। इस तरह हमें कम जगहों पर जाकर ढूंढना होगा और मुझे यकीन है कि हम जल्दी उस आइलैंड को ढूंढ लेंगे। ये बातें करते हुए जुनहो को एक आइलैंड पर कुछ दिखाई देता है, इसीलिए अपने साथियों को लेकर उस आइलैंड में चला जाता है। वहाँ उन्हें एक गेट मिलता है। एक असैसिन उस गेट को खोलकर देखता है, पर गेट को ओपन करते ही वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से उस असैसिन की डेथ हो जाती है और उसका एक साथी घायल हो जाता है। जुनहो उस असैसिन की डेड बॉडी लेकर बोट पर आ जाते हैं। कैप्टन पार्क कहते हैं कि तुम्हारा साथी काफी बुरी तरह से घायल है, हमें उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, पर वो असैसिन वापस जाने से मना कर देता है। असैसिन्स का लीडर कहता है कि उन कमीनों की वजह से हमारा एक साथी मारा गया, तो जब तक इसकी डेथ का बदला नहीं ले लेते यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे और गेम के खत्म होने से पहले उस आइलैंड को ढूंढना होगा। जुनहो कहता है कि अब से हम फोन का यूज नहीं करेंगे और वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि उन लोगों को हमारी लोकेशन के बारे में पता न चले। दूसरी तरफ वोटिंग एकदम बराबर चल रही थी। एक्स और ओ के 49 वोट हो जाते हैं। बाकी दोनों प्लेयर्स एक्स पर वोट देने वाले बच रहे थे, जिससे गिहुन और उसके साथी खुश हो जाते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो दोनों एक्स पर वोट देंगे। जोंगबे गिहुन को फ्रंट मैन के उस प्लेयर को मारने के बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी एक्स पर वोट करने वाली प्लेयर ओ पर वोट दे देती है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं और जोंगबे भी गिहुन को कुछ नहीं बताता। आखिर में फ्रंट मैन एक्स पर वोट देकर वोटिंग टाई कर देता है। चीफ गार्ड कहता है कि एग्रीमेंट के 3rd क्लॉज के हिसाब से अगर वोटिंग टाई हो जाती है तो प्लेयर्स को सोचने का मौका दिया जाएगा और दोबारा वोटिंग होगी, इसीलिए आप सबको कल तक सोचने का मौका दिया जा रहा है और कल सुबह दोबारा वोटिंग शुरू होगी। ये बातें करने के बाद गार्ड्स प्लेयर को खाना देने लगते हैं। गिहुन जोंगबे से पूछता है कि तुम योंगिल के बारे में कुछ बताना चाहते थे, क्या उस वक्त गेम में कुछ हुआ था जिस वजह से तुम इतने घबराए हुए हो? जोंगबे कहता है कि मैं योंगिल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, दरअसल ये जगह ही बहुत खराब है जिस वजह से मैं घबरा रहा हूँ। गेओंग गिहुन से पूछता है कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि कल की वोटिंग हम जीत जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ओ पर वोट देने वाले एक्स पर वोट देंगे। देहो ओ पर वोट देने वालों को अपनी तरफ आने के लिए कहता है, जिससे वो प्लेयर से गुस्सा हो जाते हैं और एक्स पर वोट देने वालों का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस वजह से एक्स और ओ पर वोट देने वाले प्लेयर्स के बीच बहस शुरू हो जाती है। उन्हें देखकर गिहुन को पिछली बार की याद आती है और वो अपने खाने की व्रेब को चेक करता है। उसके अंदर एक फोर्क यानी खाना खाने का कांटा था। उसे देखकर गिहुन समझ जाता है कि प्लेयर्स को मरवाने के लिए गार्ड्स ने ये फोर्क दिया है। मिनसू ने एक्स पर वोट दे दिया था, जिस वजह से थेनोस और नामग्यू उसे परेशान कर रहे थे, इसीलिए मिनसू बाथरूम में जाकर घुस जाता है, पर वो दोनों वहाँ भी आ जाते हैं। थेनोस मिनसू को डराकर उसे ओ पर वोट देने के लिए धमकाने लगता है। म्यूगी वहाँ जाता है और थेनोस को ये सब बंद करने के लिए कहता है, पर थेनोस उनकी बात नहीं सुनता। तो म्यूगी चीख कर एक्स पर वोट देने वाले प्लेयर्स को इसके बारे में बता देता है। इससे उन प्लेयर्स को काफी गुस्सा आता है और वो थेनोस को डराने लगते हैं। तो थेनोस ओ पर वोट देने वाले प्लेयर्स को बुला लेता है। मिनसू म्यूगी के पीछे जाकर छिप जाता
जाता है और म्यूंगी थेनोस को मिन्सू के पास नहीं जाने देता। नाम गुयू थेनोस को जूनी के बारे में बताता है। थेनोस म्यूंगी से कहता है कि अगर कल की वोटिंग में तुमने ओवर वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी लवर के साथ जबरदस्ती करूंगा। इससे म्यूंगी को बहुत गुस्सा आता है और वो थेनोस पर हमला कर देता है। उन्हें देखकर सारे प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। थेनोस म्यूंगी को नीचे गिराकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है, जिस वजह से म्यूंगी का दम घुटने लगता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो फोर्क लेकर थेनोस की गर्दन में घुसा देता है, जिसकी वजह से थेनोस की डेथ हो जाती है। एक प्लेयर नाम गुयू को पीटने लगता है, पर नाम गुयू थेनोस की गर्दन में से फोर्क निकालकर उस प्लेयर को मार देता है और थेनोस का क्रॉस ले लेता है, जिसके अंदर ड्रग पिल्स थी। बाथरूम के बाहर खड़े गार्ड्स को अंदर चल रही फाइट के बारे में पता चल जाता है, पर फिर भी वो उन्हें रोकने के लिए नहीं जाते। कुछ वक्त बाद वो प्लेयर्स लड़ना बंद कर देते हैं और मरने वाले प्लेयर्स के पैसे पिगी बैंक में जमा हो जाते हैं, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। फाइट करने वाले प्लेयर्स भी मेन हॉल में आ जाते हैं। नाम गुयू अपने साथियों को बताता है कि एक्स पर वोट करने वालों ने मेरे खास दोस्त के साथ हमारे बहुत सारे साथियों को मार दिया। एक्स पर वोट करने वाले प्लेयर्स कहते हैं कि पहले तुमने हमारे साथी को धमकाकर अपनी तरफ करने की कोशिश की ताकि तुम वोटिंग जीत सको। अगर हम तुम्हें नहीं रोकते तो तुम हमारे प्लेयर को अपनी तरफ कर लेते। इसी बात पर सारे प्लेयर्स के बीच में बहस शुरू हो जाती है और वो सब अपने अपने साथियों की गिनती करने लगते हैं ताकि उन्हें कल की वोटिंग का पता चल सके। फिर हम जुनहो और उसके साथियों को देखते हैं। रात में बहुत बारिश हो रही थी, इसीलिए वो सब शांति से बोट में सो जाते हैं, पर एक असिसिन को चक्कर आने लगते हैं और उसकी नींद खुल जाती है, इसीलिए वो बाहर जाकर देखने लगता है। वहाँ उसे कैप्टन पार्क मिलते हैं, जो उसके ड्रोन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। उस असिसिन ने शराब पी हुई थी, जिस वजह से शुरुआत में उसे कुछ पता नहीं चलता और कैप्टन पार्क उसे बेवकूफ बनाकर वहाँ से जाने लगते हैं। मगर फिर असिसिन को कैप्टन पार्क पर शक होने लगता है और उन्हें रोक देता है। कैप्टन पार्क एक नाइफ की मदद से असिसिन को बुरी तरह से घायल कर देते हैं और बोट से नीचे गिरा देते हैं। पानी में गिरने की आवाज सुनकर वो शौक वहाँ जाता है। वो कैप्टन पार्क से पूछता है कि आखिरकार आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं। कैप्टन पार्क कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने कुछ गिरने की आवाज सुनी, इसलिए मैं यहाँ देखने के लिए आ गया। लगता है कि लहरों की वजह से सामान नीचे गिर गया और ये उसी की आवाज थी। कैप्टन पार्क की बात मानकर वो शौक सोने के लिए चला जाता है और कैप्टन पार्क भी अपने केबिन के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ग्राउंड गार्ड्स प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकाल लेते हैं और 2 गार्ड्स को ऑर्गन डिलीवर्स करने के लिए भेज देते हैं। गार्ड चीफ को इसके बारे में बता देता है। स्पेशल गेम शुरू होने वाला था, इसीलिए सारे गार्ड्स गन लेकर हॉल के मेन डोर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। सारे प्लेयर्स अपनी गिनती कर लेते हैं। ओ वाले 3 प्लेयर्स मारे गए थे, जबकि एक्स वाले सिर्फ 2 प्लेयर्स मारे गए थे। जोंग भी कहता है कि अगर कल हम में से कोई अपना फैसला ना बदले तो हम एक वोट से जीत जाएंगे और इनाम के पैसे लेकर यहाँ से जा सकते हैं। सारे प्लेयर से एक्स पर वोट देने के लिए कहते हैं और सोने के लिए अपने बेड पर चले जाते हैं। मगर ओ पर वोट देने वाले प्लेयर से किसी चीज की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें देखकर देव घबरा जाता है। वो कहता है कि ओ वालों को देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ करने का प्लान बना रहे हैं। अगर हम अलर्ट नहीं रहे तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। गियोन कहता है कि लाइट से बंद होते ही वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, जिससे वो वोटिंग जीतेंगे और इनाम के पैसे भी बढ़ जाएंगे। फ्रंट मैन कहता है कि उन लोगों को लग रहा होगा कि हम वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं, पर हम पहले ही उन पर अटैक कर देंगे ताकि उन्हें कुछ करने का मौका ना मिले। दूसरे प्लेयर्स भी पहले अटैक करने के लिए मान जाते हैं, मगर गियोन इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमें इस जगह से बाहर निकलना है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे को ही मारने लग जाए। इस गेम को बनाने वाले लोग यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मारे और वो मजे से बैठकर हमें मरते हुए देखें। अगर हमें हमला करना ही है तो क्यों ना हम उन कमीनों पर हमला कर दें। वो सब ऊपर के फ्लोर में कंट्रोल रूम से हम सब पर नजर रख रहे हैं। अगर हम उनके लीडर को पकड़ लें तो आसानी से गेम खत्म कर सकते हैं। हमें गार्ड्स से गन से छीननी होगी ताकि हम आगे का काम पूरा कर सके। फ्रंट मैन कहता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर हमने उनकी गन से छीन भी ली तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं और वो हमसे ज्यादा इस जगह के बारे में जानते हैं। गियोन कहता है कि अगर हम छिपकर उन पर हमला करें तो आसानी से गन से छीन सकते हैं और धीरे धीरे कंट्रोल रूम में जाकर सब चीजों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तुम्हें याद रखना होगा कि इन सब चीजों को रोकने के लिए ये हमारा आखिरी मौका है। आज रात जैसे ही सब लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे तो
तो हमें उनके बीच में नहीं जाना है। हम बस गार्ड्स के अंदर आने का इंतजार करेंगे। जैसे गार्ड्स अंदर आकर मरे हुए प्लेयर्स को स्कैन करने लगेंगे, हम मौका देकर उनसे गन्स छीन लेंगे। ये सब बातें करने के बाद सारे प्लेयर्स अपने बेड पर चले जाते हैं। लाइट से बंद होते हैं सारे प्लेयर्स एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। कोई फोर्क की मदद से अटैक करता है तो कोई बोतल की मदद से, जबकि गियोन और उसके साथी बेड्स के नीचे जाकर छिप जाते हैं। नाम ग्यू सेमी को मारने के लिए जाता है। मिन्सू बोतल से नाम ग्यू पर अटैक करने की कोशिश करता है पर उसका निशाना चूक जाता है और नाम ग्यू को कुछ नहीं होता। सेमी टूटी हुई बोतल से नाम ग्यू पर अटैक करने लगती है, लेकिन नाम ग्यू उससे बच जाता है और फोर्क से लगातार अटैक करके उसे मार देता है। चीफ गार्ड्स को हॉल के अंदर भेज देता है तो गार्ड्स हवा में फायर करके सारे प्लेयर्स को शांत करते हैं और मरे हुए प्लेयर्स को स्कैन करने लगते हैं। गियोन और उसके साथी भी मरने का नाटक करने लगते हैं। जैसे ही गार्ड्स उन्हें स्कैन करने के लिए आते हैं, गियोन और उसके साथी उन पर अटैक करके उनसे गन से छीन लेते हैं। गियोन अपने साथियों के साथ मिलकर गार्ड्स पर अटैक करके उन्हें मारने लगता है, जिससे काफी गार्ड्स मारे जाते हैं। चीफ बाकी गार्ड्स को वापस बुलाकर डोर बंद कर देता है, मगर चीफ गार्ड वहीं रह जाता है और गियोन उसे बंदी बना लेता है। एक प्लेयर ओवर वोट देने वाले प्लेयर्स को मारने लगता है पर गियोन उसे रोक देता है और समझाकर शांत करता है। ह्यूनजू कैमरे को शूट करके डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि गार्ड्स उन पर नजर न रख सके। कैमरा डिस्ट्रॉय होने से गार्ड्स घबरा जाता है और तुरंत सारे गार्ड्स को अपने पास बुलाता है। जोंग बे गे ओंग के साथ मिलकर गन्स और मैगजीन इकट्ठा कर लेते हैं। गियोन सब लोगों से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम बस इस गेम को रोकने के लिए उन कमीनों को मारना चाहते हैं और इसमें हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसीलिए तुम में से जिसे भी गन्स चलानी आती है और जो हमारी मदद करना चाहता है वो हमारे साथ आ जाओ। कुछ प्लेयर्स मदद करने के लिए सामने आ जाते हैं और गन से लेकर तैयार हो जाते हैं। कुछ लोगों को गन की मैगजीन निकालने में परेशानी हो रही थी। ह्यूनजू सबको गन यूज करना सिखा देती है। गे ओंग ह्यूनजू से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें गन के बारे में ये सब चीजें कैसे पता। ह्यूनजू बताती है कि मैं स्पेशल फोर्स में सर्वेंट थी, जिस वजह से मुझे गन्स और बाकी चीजों के बारे में जानकारी है। गियोन चीफ गार्ड का मास्क उतार देता है, वो एक बच्चा था। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। गियोन चीफ गार्ड को डराकर उसे अपने लीडर के पास चलने के लिए कहता है तो चीफ गार्ड उन सबको अपने साथ लेकर जाता है। आगे जाकर 3 गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं और गन से फायर करने लगते हैं। गन फायर की आवाज सुनकर देहो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने कान बंद करके बैठ जाता है। ह्यूनजू एक एक करके उन तीनों गार्ड्स को मार देती है। गन फायर बंद होते ही देहो नॉर्मल होने का नाटक करता है, जबकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। गियोन चीफ गार्ड को लेकर आगे बढ़ जाता है पर बहुत देर चलने के बाद भी वो कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंचते, जिससे गियोन को काफी गुस्सा आता है और उसे धमकाकर कंट्रोल रूम के बारे में पूछने लगता है। चीफ गार्ड कहता है कि हम बस पहुंचने वाले हैं। कंट्रोल रूम का डोर ओपन करने के लिए मुझे अपना मास्क पहनना पड़ेगा क्योंकि मेरे मास्क को स्कैन किए बिना गेट ओपन नहीं होगा। ये कहकर वो मास्क पहनने लगता है और उसकी नजर फ्रंट मैन पर पड़ती है। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी गार्ड उनके सामने आ जाते हैं और चीफ के सिर में शूट करके उसे मार देते हैं। गार्ड्स और प्लेयर से एक दूसरे पर शूट करने लगते हैं। गियोन जोंग बे को लेकर कंट्रोल रूम ढूंढने के लिए आगे जाता है। उन्हें मैनेजमेंट एरिया का गेट मिल जाता है और गियोन चीफ गार्ड के मास्क की मदद से गेट अनलॉक कर देता है। गेट दोबारा बंद होने लगता है पर जोंग बे बीच में एक गन रख देता है, जिस वजह से गेट बंद नहीं होता। गियोन और जोंग बे गार्ड्स को मारते हुए कंट्रोल रूम की स्टेयर्स पर पहुंच जाते हैं, जिससे चीफ घबरा जाता है और सारे गार्ड्स को स्टेयर्स पर भेज देता है। गियोन को गार्ड्स के बारे में पता चल जाता है और उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, मगर गार्ड से कवर लेकर बच जाता है। लगातार फायर करने से गियोन और जोंग बे के पास बहुत ज्यादा बुलेट्स नहीं बचती। गियोन वॉकी टॉकी की मदद से फ्रंट मैन को बताता है कि हम कंट्रोल रूम के पास पहुंच गए हैं पर हम दोनों आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बैकअप के साथ बुलेट्स की जरूरत है, इसलिए तुम्हें जल्दी यहाँ आना होगा। फ्रंट मैन अपने साथी प्लेयर्स को बताता है कि गियोन को हमारी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं 2 प्लेयर्स को लेकर ऊपर जा रहा हूँ। तुम में से कोई एक हॉल में जाकर गार्ड्स की जेब से मैगजीन लेकर आओ। ये कहकर फ्रंट मैन 2 प्लेयर्स को लेकर आगे बढ़ जाता है। ह्यूनजू मैगजीन लेने के लिए हॉल में जाने लगती है पर देहो गन फायर से बहुत डर रहा था, इसीलिए वो मैगजीन लेकर आने के लिए कहता है। ह्यूनजू देहो को अपनी गन देकर कहती है कि तुम्हें संभल कर जाना
होगा। ये जगह एक भूल भुलैया की तरह है, इसीलिए रास्ता मत भटक जाना। मैंने आते वक्त कैमरा तोड़ दिए थे तो तुम उन्हें देखते हुए हॉल तक पहुंच सकते हो। ह्यूनजू की बात सुनकर देहो हॉल की तरफ चला जाता है। उसे रास्ते के बारे में पता नहीं चल रहा था, इसीलिए टूटे हुए कैमरा को देखकर आगे बढ़ता है और हॉल में पहुंच जाता है। वो गार्ड्स की जेब में से मैगजीन निकालकर उन्हें इकट्ठा करता है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार देहो क्या कर रहा है। योंग सिक देहो से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम यहाँ वापस क्यों आ गए और वो बाकी सब लोग कहाँ हैं? देहो कहता है कि हमारी बुलेट्स खत्म हो चुकी है और हमें मैगजीन की जरूरत है। जल्दी से इन गार्ड्स की जेब से मैगजीन निकालने में मेरी मदद करो। योंग सिक देहो के साथ मिलकर गार्ड्स की जेब से मैगजीन निकाल लेता है। देहो एक जैकेट में सारी मैगजीन इकट्ठा करके वहाँ से जाने लगता है, पर हॉल से बाहर निकलते ही उसे जोरदार गन फायर की आवाज आती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कांपने लगता है। ह्यूनजू वॉकी टॉकी की मदद से देहो से बात करने की कोशिश करती है, पर देहो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वॉकी टॉकी वहीं छोड़कर वापस हॉल में चला जाता है। ह्यूनजू को लगता है कि देहो खतरे में है, इसीलिए वो अपने साथियों से कहकर हॉल की तरफ चली जाती है। गिहोन की सारी बुलेट से खत्म हो गई थी, इसीलिए वो जोंग बे को कवर फायर देने के लिए कहता है और खुद गार्ड्स के पास जाकर उसकी जेब से मैगजीन निकाल लेता है। पर वापस आते वक्त बुलेट उसके हाथ को टच करके निकल जाती है, जिससे गिहोन को काफी दर्द होता है। तभी फ्रंट मैन दोनों प्लेयर्स के साथ वहां जाता है। गिहोन बताता है कि कंट्रोल रूम हमारे सामने है, पर सीढ़ियों पर गार्ड्स हैं और हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए तुम्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ये कहकर उसे एक मैगजीन देता है। फ्रंट मैन कहता है कि तुम्हारे खुद के पास बुलेट्स नहीं है, तो आखिरकार तुम मुझे मैगजीन क्यों दे रहे हो? तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। गिहोन कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ वक्त में देखो मैगजीन लेकर आने वाला है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम इसे लेकर आगे बढ़ो। ये बात सुनकर फ्रंट मैन दोनों प्लेयर्स को लेकर आगे बढ़ जाता है। वो घूमकर उन गार्ड्स के पीछे आ जाता है और दोनों प्लेयर्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है। जैसे ही दोनों प्लेयर्स आगे जाते हैं, फ्रंट मैन उन्हें शूट कर देता है। फ्रंट मैन वॉकी टॉकी की मदद से गिहोन से बात करने लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं आखिर तक तुम्हारा साथ नहीं दे सका। गार्ड्स ने हमें चारों तरफ से घेर कर शूट कर दिया और अब मैं जिंदा नहीं बच सकता। ये कहकर वो तड़प रहे प्लेयर के पास वॉकी टॉकी ले जाता है, जिससे गिहोन को लगता है कि फ्रंट मैन मर चुका है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। फ्रंट मैन कंट्रोल रूम में चला जाता है। ह्यूनजू देहो के पास जाती है। वो बहुत डरा हुआ था और ह्यूनजू से माफी मांगने लगता है। ह्यूनजू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और मैगजीन लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी गार्ड्स वहाँ जाते हैं और सारे प्लेयर्स को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। ह्यूनजू उन्हें मारने के लिए अपनी गन रिलोड कर लेती है, पर गे उसे रोक देती है और फाइट करने से मना करती है। गार्ड्स गे ओंग और उसके साथी प्लेयर्स को भी घेर लेते हैं, जिससे एक प्लेयर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और खुद शूट करके सुसाइड कर लेता है। गार्ड्स गे ओंग और दूसरे प्लेयर्स को भी मार देते हैं। गिहोन और जोंग में भी सरेंडर कर देते हैं। फ्रंट मैन वहाँ आता है। वो गिहोन से कहता है कि तुम्हें उस फ्लाइट से अपनी बेटी के पास लौट जाना चाहिए था, पर तुमने हीरो बनने के चक्कर में इतने सारे लोगों की बलि चढ़वा दी। ये कहकर वो गिहोन की आंखों के सामने जोंग बे को शूट करके मार देता है, जिससे गिहोन को बहुत बुरा लगता है और फ्रंट मैन पर गुस्सा आता है। वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। जोंग बे को देखकर गिहोन जोर जोर से रोने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।